So good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to this session. So today we are going to start with another important chapter, which is very important for understanding physics. And the name of this chapter is vectors. ठीक है, चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसकी यूटिलिटी भी आपको समझ में आएंगी कि वेक्टर्स क्यों इतना जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. सुने, इस चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा. बेसिकली हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है. when we study physics, what we actually do or what we actually try to learn, we try to learn different physical phenomenon. जो हम रोजमर्रा अपने लाइफ में डिफरेंट फिजिकल फेनोमेनन देखते हैं, उन्हीं को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं. इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि फिजिक्स के जरिए हम नेचर को स्टडी करते हैं. फिजिक्स के जरिए हम नेचर को स्टडी करते हैं. कुछ भी चीज से क्यों, सुने ध्यान से, आप अगर कभी भी पूछो ना क्यों होता है ऐसा, हाँ फिजिकल क्वांटिटीज, बिल्कुल सही अजय, गुड. सुने, तो हम फिजिक्स के जरिए हम फिजिकल फेनोमेनन पढ़ते हैं. कोई भी चीज आपके रोजमर्रा की लाइफ में, विंड चल रहा है, क्यों चल रहा है, पूछो. विंड चल रहा है, क्यों चल रहा है. सन राइज हो रहा है, क्यों राइज हो रहा है. सन सेट हो रहा है, क्यों सेट हो रहा है. सन से रोशनी आ रही है, क्यों आ रही है. अगर आप क्यों सवाल पूछते चलो ना किसी भी फेनोमेनन का, तो उसका लास्ट थ्रेड या उसके कनेक्टिंग थ्रेड हमेशा फिजिक्स से ही आते हैं. मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी फेनोमेनन देख लो, यू वुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फिजिक्स. आपको बोलेगा नहीं ये बायोलॉजी है. अरे बायोलॉजी के अंदर भी फिजिकल फेनोमेनन है. जो हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में नहीं आंसर करते, वो फिजिक्स के एस्पेक्ट में आंसर होगा. जैसे कि आप अगर कोई चीज को देखते हो तो आपका ब्रेन कुछ इंटरप्रेट करता है. आप कोई चीज देखते हो तो आपको दिखाई दे रहा है. आपको दिखाई दे रहा है, वो भी तो फिजिक्स ही है. समझे प्लीज. आपको कोई चीज दिखाई दे रहा है, वो भी फिजिक्स है. क्या है वो? पूरा पूरा ऑप्टिक्स है वो. आपने ऑब्जेक्ट को देखा, रेज ऑफ लाइट आंखों से गई, वो आइरिस वाले सेक्शन से घुस गई और फिर इमेज बनाई रेटिना में. उस रेटिना में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गए थ्रू साइनेप्सेस टू द ब्रेन. ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, इमेज दिखाया. तो पूरा फिजिक्स है ये. कुछ भी कर लो, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लंग्स जो ऑपरेट कर रहा है, ये पूरा फिजिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है. तो आप कुछ भी विश्व में होती हुई चीज देखें, आपने रोजमर्रा की लाइफ में दुनिया में होती हुई चीजें देखें, आपको मोस्टली उसका आंसर फिजिक्स से ही मिलेगा. समझ में आ रहा है? मोस्टली उसका आंसर आपको फिजिक्स से ही मिलेगा. इफ यू गो ऑन आस्किंग क्वेश्चन व्हाई, यू विल सी दैट एट लास्ट यू हैव टू आंसर इट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. तो हम बेसिकली रोजमर्रा की लाइफ में फिजिकल फेनोमेनन को पढ़ते हैं. और जब हम फिजिकल फेनोमेनन को पढ़ते हैं तो हम बेसिकली नेचर को स्टडी करते हैं. व्हाट वी डू, हम नेचर को स्टडी करते हैं. क्वेश्चन मार्क नहीं देना चाहिए यहाँ पे. हम नेचर को स्टडी करते हैं. और नेचर को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो हम बेसिकली कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं टू डिस्क्राइब सिचुएशन. हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फ्लक्स, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो इस टाइप के फोर्स बिटवीन टू पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आप देखोगे कि इन अ वे वी आर ट्राइंग टू define some physical quantity to exemplify or to describe the study of nature. तो हम फोर्स डिफाइन करते हैं, हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, मास डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन पोजीशन वेक्टर, अलग अलग चीजें हम डिफाइन करते हैं. तो ये सब जो फिजिकल फेनोमेनन जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है, जो फिजिकल नेचर ऑफ जो भी आपके कॉन्सेप्ट उसका जो फिजिकल नेचर है, उसी को समझने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे फिजिक्स के स्टडी में बेसिकली हमारे y और x एक्सिस में जितने भी ग्राफ्स बनते हैं, याद रखिएगा जनरली x और y एक्सिस में हम क्या रखते हैं, we just put physical quantities along x and y axis and we try to see how these variables are related.
तो हम फिजिकल क्वांटिटीज रखते हैं। अब तक जो मैं बता चुका हूं, फिर से मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा, एंड द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई जस्ट वांट टू से वंस अगेन दैट जब फिजिक्स की पढ़ाई होती है तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ रही है? ये सिर्फ मियर नंबर्स नहीं होते, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी एक मीनिंग है, उनका एक कनोटेशन है, उनका एक रिप्रेजेंटेशन है, वो कुछ चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उससे कुछ चीजों का इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो सब चीजें हम वाई और एक्स एक्सिस में रखते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी डू इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो अब हम वी हैव नाउ कम डाउन कि फिजिक्स है नेचर की स्टडी। नेचर की स्टडी मतलब हम फिजिकल फेनोमेनन को स्टडी करते हैं, और फिजिकल फेनोमेनन को जो स्टडी करते हैं तो हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं टू डिस्क्राइब द फिजिकल फेनोमेनन। तो जब अब फिजिकल क्वांटिटीज आती है, तो अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो आती है, ये फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स वी डिस्क्राइब दिस फिजिकल क्वांटिटीज ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। तो इसीलिए वेक्टर की समझ होना बहुत जरूरी है। मैं आपको आज बिगिनिंग ऑफ द वेरी बिगिनिंग, वेरी नेसेंट स्टेज ऑफ स्टडिंग फिजिक्स में मैं आपको आज एक बात बोलता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा इसे। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको कभी अगर लगे ना तो आपको फिजिक्स नहीं आ रही है, तो वेयर यू शुड फोकस ऑन वेक्टर्स। आपको फिजिक्स इसलिए नहीं आती है बिकॉज आपको वेक्टर नहीं आता है, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर के लॉज को फॉलो करते हैं, उनको समझने के लिए आपको वेक्टर समझना जरूरी है। अगर आप वेक्टर नहीं समझते तो आप उन फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं समझते जिनका नेचर वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर्स हैं बेसिकली। तो कभी भी अगर आपको लगे कि आपको न्यूटन लॉज नहीं बन रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो हमेशा इसका जो फॉल बैक पॉइंट होता है, या फिर कहां पे यू शुड गो बैक एंड यू शुड स्क्रैच योर हेड और यू शुड वर्क मोर, एंड दैट इज मोस्टली वेक्टर्स। दिस इज व्हाट इज माय एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स लाइक यू फॉर इयर्स नाउ। क्योंकि आपको वेक्टर नहीं आता है और आपको लगता है कि आपको फिजिक्स नहीं आ रहा है, एंड दिस इज वेरी कॉमन। तो आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब वेक्टर में मैं अभी फिलहाल जो पार्ट कराऊंगा वो आप बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर्स में देखना शुरू कर लोगे, जैसे कि किनेमैटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, यहां पे देखना शुरू करोगे। कुछ वेक्टर्स के ऐसे पार्ट होंगे जो मैं अभी सिर्फ टच करूंगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा, लेकिन उनके बारे में डेप्थ में हम पढ़ेंगे जब हम पर्टिकुलरली उस एस्पेक्ट ऑफ वेक्टर्स की स्टडी करेंगे। और वो एस्पेक्ट ऑफ वेक्टर्स की पहली आपके साथ मुलाकात होगी चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में, जहां पे हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर हम एक क्रॉस प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो वो सब जो कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन वाली चीजें हैं वो हम लोग थोड़ा समय के बाद देखेंगे। लेकिन वो चीजें जो हमें वेक्टर्स बिगिनिंग में चाहिए, जैसे किनेमेटिक्स चैप्टर में क्या वेक्टर का हमें नॉलेज चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो सब चीजों के ऊपर मैं ज्यादा पहले फोकस करूंगा। ठीक है, डिड यू गेट एन इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स? क्या है ये? तो वेक्टर एक जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने बोला कि हम फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं टू या डिस्क्राइब करते हैं टू एक्सप्लेन फिजिकल फेनोमेनन। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, समझे आप? तो स्केलर क्या होता है समझे ध्यान से, ठीक है? ठीक है, समझ में आई बात? ये समझना जरूरी है। तो वेक्टर की स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपको वेक्टर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो फिजिकल क्वांटिटी समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपको समझना है, दिस इज अ रूट कॉज एनालिसिस। ये हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान दें, अच्छे से समझें, एकदम पूरी तरीके से क्लैरिटी लें। ठीक है, आइए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेक्टर क्या है बेसिकली। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजें हो। फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा, प्लीज स्टार्ट टेकिंग योर नोट्स। ठीक है,
तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फील करें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, इन्हें हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, समझे इस चीज को। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स, मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिनके पास डायरेक्शन भी हो, इन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, अब ये तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर आ गई। अब बात होता है कि रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो। एक एरो बनाते हैं और इस एरो का एक टेल होता है और एक हेड होता है। ठीक है, टेल टू हेड जो डायरेक्शन होता है एरो का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एंड टेल टू हेड की जो लेंथ होती है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर हम बोले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना या फिर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक तरीका है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना, उससे हम एक एरो से दिखाते हैं। तो एरो की टेल टू हेड की जो डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एंड टेल से हेड की जो दूरी है, दैट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, उसको वो रिप्रेजेंट क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। So T2H की length will represent magnitude of vector and T2H की direction will represent direction of vector। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? क्लैरिटी है? सिंपल। तो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि हम एरो से दिखाएं। ठीक है, अब समझे आप, देखें ये सबको समझ में आया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सपोज एग्जांपल देखो, एक इस रिप्रेजेंटेशन में कुछ बातें हमें समझनी है। जैसे कि सपोज आपके पास एक एरो ऐसा है और एक एरो ऐसा है, ये दोनों जो टेल टू हेड की डायरेक्शन है, ये दोनों की टेल टू हेड की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इससे आप क्या समझे? मान लो ये एक फोर्स है F1 वेक्टर और ये दूसरा फोर्स F2 है, ये F2 वेक्टर है। ठीक है, तो ये फोर्स है, एक सेकेंड ये भी समझना है, एक सेकेंड होल्ड करना। ये जो पहला वाला है ये एक फोर्स है F1 और दूसरा वाला ये भी एक फोर्स है F2। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम लोग कैटेगराइज करेंगे वेक्टर्स को जिनकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैं उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन लूंगा, लेकिन लेट मी टेल दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सबको पता है फ्रॉम योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इन स्टैंडर्ड 9th एंड 10th। आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो पहला वाला जो एरो है वो फोर्स F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला एरो जो है वो फोर्स F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज ये दोनों टेल टू हेड की डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर सुने ध्यान से, एग्जैक्टली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, नहीं, एग्जैक्टली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड दैट वी नीड टू स्पेसिफाई। We can just compare these two in terms of magnitude, but direction we can say as I have given the information। ठीक है, do not worry about it, we will learn about it। सुनो ध्यान से, बेसिक से चलते हैं, बेसिक से पढ़ा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। सो टेल टू हेड की डायरेक्शन दोनों की सेम है, मतलब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो किस किस वेक्टर की, किस फोर्स के वेक्टर की लंबाई या लेंथ आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, किस एरो की लंबाई ज्यादा दिखाई दे रही है? F2 के एरो की लंबाई ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड अगर हम बोले तो हम ऐसा बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1। इतना ही अभी हम फिलहाल बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1। यही फिलहाल हम बोल सकते हैं, यस और नो? यही फिलहाल हम बोल पाएंगे, यस और नो एवरीवन? थोड़ा सा फास्ट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1, यही बोल पाएंगे अनलेस एंड अनटिल सम मोर इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज जैसे अभी आपको बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता नहीं है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप इसमें आंसर सही तरीके से कर दोगे, लेकिन कुछ कुछ बेसिक बेसिक पूछ रहा हूं जो आपने ऑलरेडी कवर की हुई है 9th 10th में। आइए,
डिस्प्लेसमेंट क्या क्वांटिटी है? वेक्टर है या नहीं है बोलना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? इज डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कैटेगराइजेशन करता हूँ, ये वेक्टर है, मैं कुछ नाम लूंगा, आपको बताना है ये वेक्टर है या स्केलर है। सब लोग पार्टिसिपेट करें। सबसे पहला मैं ले रहा हूँ, क्या क्या लिया मैंने? सबसे पहला वेलोसिटी, राइट? नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नॉट अ वेक्टर। नॉट अ वेक्टर मतलब स्केलर। फिलहाल नॉट अ वेक्टर मतलब स्केलर, मैं इस पॉइंट को इलाबोरेट करूंगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, समझे? ठीक है, वेरी गुड। वेलोसिटी, 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 वेक्टर स्केलर, वेलोसिटी, बोलो जल्दी। वेलोसिटी वेक्टर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड। स्पीड, 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 स्पीड स्केलर, गुड गुड, बेसिक आइडिया है। मास, मास क्या क्वांटिटी है? मास स्केलर, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंफ्यूजन हो गया। नहीं, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, इट्स नॉट अ वेक्टर। इट्स नॉट अ वेक्टर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग सो, यू विल लर्न अबाउट इट। अच्छा, वर्क डन, ये भी पढ़ा है, वर्क डन, वर्क डन बट इट हैज अ वेलोसिटी। नो नो बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे को समझ में आएगा, रुक जा। वर्क डन, वर्क डन क्या क्वांटिटी है? ये स्केलर, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पढ़ा हुआ है, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, बिल्कुल सही। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? अच्छा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर, ओके गुड। फोर्स, फोर्स, फोर्स वेक्टर, ठीक है? ठीक। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर स्केलर, गुड। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, जगह नहीं है यहाँ पे, ऊपर लिख रहा हूँ, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, गुड। अच्छा, अच्छा, एक सेकेंड। वोल्टेज, 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 वोल्टेज स्केलर, गुड। वोल्टेज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है ना? नीचे जगह खत्म हो गया। वोल्टेज, गुड। करंट, 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 करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, वी विल से करंट एज अ स्केलर इन केस ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो। ऑल्दो आपको ये समझना है कि करंट स्केलर भी नहीं है। करंट एक स्पेशल टाइप की क्वांटिटी जिनका नाम है टेंसर, बट भूल जाओ उसको, वो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो करंट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ वेक्टर। सो इन केस वी डू नॉट हैव much more information provided, we will put current as a scalar. It is not a vector, by the way. समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है, सुनिए ध्यान से। ये जितनी भी क्वांटिटी आपने वेक्टर बोला है ना, ये सब लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा सेटिस्फाई करते हैं। ये अभी मुझे आपको सिखाना है, ये लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा सेटिस्फाई करते हैं। और ये जो स्केलर्स है ना, ये सिंपल अरिथमेटिक एडिशन सेटिस्फाई करते हैं। ये वेक्टर एल्जेब्रा सेटिस्फाई नहीं करते, ये अरिथमेटिक, जो सिंपल अरिथमेटिक है उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है? जैसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आप दो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जोड़ोगे, 4 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर, तो आपको 9 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है? मास 5 केजी जोड़ा, फिर 10 केजी जोड़ा, 10 + 5 15 केजी होगा। 5 में से 2 केजी निकाल दिया, 3 केजी बचेगा। सिंपल अरिथमेटिक एडिशंस या सब्ट्रैक्शन ये फॉलो करते हैं। कौन? जो वेक्टर नहीं होते और जिनको हम लूजली डिफाइन कर रहे हैं एज स्केलर, ठीक है? तो वो सिंपल अरिथमेटिक एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस फॉलो करते हैं।
वेयर एज वेक्टर जो है, ये जो एल्जेब्रा फॉलो करते हैं वो है वेक्टर एल्जेब्रा, जो कि हमें सीखना है, हमें वही सीखना है। इनफैक्ट वेक्टर जब हम बोलते हैं तो हमें सीखना वही। क्या क्लैरिटी है ये? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वेक्टर वो क्वांटिटी है इस स्लाइड में जिसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका है कि इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है इसका टेल टू हेड की डायरेक्शन, दूसरा है टेल से हेड की लंबाई। तो टेल टू हेड की जो डायरेक्शन है ये दिखाएगा वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, और टेल टू हेड की लंबाई जो है ये दिखाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, ठीक है। बिकॉज किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, समझ में आई बात? गुड। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये सबने नोट कर लिया, ये पेज सबका डन है, सबने नोट कर लिया सारी चीजें? बढ़ जाऊं आगे? एवरीथिंग इज नोटेड? देखो नोट करते चलो क्योंकि ये जरूरी है, otherwise you will have nothing to fall back and nothing to look, so it will not be helpful. तो नोट करें, जरूरी है ये। बढ़ूं आगे? डन? आइए, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है लेटर नोटेशन या डेनोशन। समझे? सपोज, सुने ध्यान से, सपोज जैसे कि फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम फोर्स के ऊपर ऐसा एक एरो डाल देते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी के ऊपर ऐसा एरो डाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ऐसा एक एरो डाल देते हैं। तो ये एरो डालने का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और अगर कोई क्वांटिटी है जिसके ऊपर एरो नहीं डाल रहे हैं तो वो स्केलर है या नॉट अ वेक्टर है। जैसे कि मास m से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एरो नहीं डाला है। काइनेटिक एनर्जी ke से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एरो नहीं डाला है। वर्क डन w से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एरो नहीं डाला है। तो ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड s से रिप्रेजेंट करते हैं या d से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एरो नहीं डाला है। तो ये क्या है? ये है स्केलर। तो स्केलर या नॉट वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगे जिनके ऊपर एरो नहीं होगा, मार्क करें। और अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो रखा गया है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, वो वेक्टर है। क्या बात समझ में आई है? वो वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो लेटर नोटेशन है, लेटर नोटेशन मतलब आपको बोल दिया जाएगा अ फोर्स एक्टिंग। सपोज ध्यान से सुनो, एक फोर्स, ऐसा 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 एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अ फोर्स F vector is equal to 10 Newton is acting along positive x-axis। सपोज ऐसा बोला गया तो आपको समझ जाना है कि फोर्स F वेक्टर बोला है, मतलब ये हमें तो पता ही है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी F वेक्टर डाल दिया, मतलब आप समझ जाना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी की तरीके से ट्रीट करना है इसको, ठीक है ना? क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एग्जांपल, रेन इज फॉलिंग विथ तो ये समझ में आना चाहिए, क्लैरिटी यही है। तो रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी, ये वी वेक्टर डाल दिया, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो वी है अभी ये क्या है? ये वेलोसिटी है। मतलब इसकी दो चीजें हैं, एक है इसकी एक मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और दूसरा इसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है टुवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो जनरली हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक नंबर से, है ना? जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि फोर्स लग रहा है एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन का, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन रिप्रेजेंट होगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन से रिप्रेजेंट होगी। सो 10 तो एक नंबर है ना, तो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर का सहारा चाहिए, ठीक है। दो चीजें चाहिए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए, मुझे दो चीजों का सहारा चाहिए, एक नंबर और दूसरा यूनिट। नहीं आया समझ? समझना, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका और रॉक सॉलिड फंडा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बोलो? मुझे एक नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए। सिर्फ नंबर लिख दोगे तो मैग्नीट्यूड नहीं हो। सपोज आपने बोला फोर्स F वेक्टर इक्वल टू 10, 10 क्या है? 10 क्या? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 kg, क्या? तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो चीजों का हेल्प चाहिए। क्या है वो दो चीजें? क्या है वो दो चीजें? दो चीजों का हेल्प चाहिए मुझे। एक है एक नंबर, प्लेन नंबर,
और दूसरा एक यूनिट। जब ये दोनों मिलते हैं तब मैग्नीट्यूड कंप्लीटली डिफाइन होती है। लिखें अपने कॉपी में। तो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए आई नीड टू थिंग्स, व्हाट, अ प्लेन नंबर एंड अ यूनिट। तो मैग्नीट्यूड जब भी मैं बोलूं हमेशा याद रखें बेसिक बेसिक बातें, एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा, एक प्लेन नंबर और एक यूनिट, ठीक है। दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है? दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड आई, ठीक है। अच्छा, अब बात है डायरेक्शन की। ये मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो डायरेक्शन जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सुने ध्यान से। हम बेसिकली राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है और ये z एक्सिस होता है। x क्रॉस y इक्वल टू z, ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो x एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन हम लेते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ को जो डायरेक्शन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। और पॉजिटिव z की तरफ जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। ये कैप क्या है आपको समझ में आएगा, अभी फिलहाल आप नोट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैप का मतलब क्या है। तो एक्स एक्सिस की तरफ की जो डायरेक्शन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जे कैप से, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ के कैप से। और एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ अगर देखें तो वहां पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी माइनस आई कैप से। अगर y पॉजिटिव y एक्सिस के ऑपोजिट वाला डायरेक्शन देखें दैट इज माइनस y एक्सिस, वहां पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा माइनस जी कैप से। और पॉजिटिव z एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वहां पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा माइनस के कैप से। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लैरिटी है? लिखो पहले इसको। ये पहली बार तुम लोग सीख रहे हो तो इसको सब लोग लिखो, सब लोग लिखो, अपना नोट्स लेते चलो। गुड 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 गुड। अभी अभी कुछ मत बोलो, मैं सब बताऊंगा क्या होता है यूनिट वेक्टर, एवरीथिंग आई विल टेल, डोंट वरी। चलो समझ में आया। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक है प्लेन नंबर, दूसरा यूनिट। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का क्या है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका कि हम एक्स एक्सिस की तरफ की जो डायरेक्शन होती है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जनरली डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। तो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को लेंगे माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ के कैप एंड नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ माइनस के कैप। ये कैप क्या होता है आप डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? लिखा? लिखा? बढ़ जाऊं आगे? नहीं हुआ अभी तक। लिखो 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 लिखो, कॉपी में लिखो। अगर आपको इसका आउटपुट चाहिए तो कॉपी में सब कुछ होना चाहिए, अदरवाइज ये सब कुछ सिंपली ये चल रहा है, क्या चल रहा है, हॉबी क्लासेस, जिसमें कुछ हो नहीं हो, कोई जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। ये हॉबी क्लासेस नहीं चल रहा, दिस आर सीरियस स्टफ्स, दिस इज रिलेटेड टू योर करियर, सो प्लीज राइट इट डाउन। इसी का सीखोगे तुम। क्लैरिटी है ये? हाँ चलो बढ़ो आगे। अब सुनना, तो हमने मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करना है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करना है, ये हम समझ गए। तो अगर हम कभी वेक्टर क्वांटिटी बोलें तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, सुनो, हमें 3 डब्बे चाहिए। यहाँ पे वो नंबर आएगा, प्लेन नंबर, यहाँ पे यूनिट आएगा और यहाँ पे डायरेक्शन आएगा। ये तीनों चीज जब हम देंगे तब हमारा वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट होगा। अगर हम इन तीनों में से कुछ भी छोड़ देंगे तो हम वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रहे हैं। समझ में आया कि? बेसिक बात, एक एग्जांपल देखो, क्लैरिटी आएगी। सपोज इफ आई से, ठीक है, सपोज इफ आई से रेन इज फॉलिंग, ठीक है, एट a speed of 5 meter per second towards ground
इस इंफॉर्मेशन को वेक्टोरियली लिखो, इस इंफॉर्मेशन को वेक्टोरियली लिखो। रेन इज फॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ग्राउंड। इस इंफॉर्मेशन को वेक्टोरियली लिखो। लिखो, इसको वेक्टोरियल लिखो। रेन इज फॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ग्राउंड। देखो तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है, पूछो अपने आप से। मैं एक प्लेन नंबर अवेलेबल है, एक यूनिट अवेलेबल है, टुवर्ड्स ग्राउंड एक डायरेक्शन अवेलेबल है। इस इंफॉर्मेशन को वेक्टोरियली प्रोसेस करो। वेक्टर कैसे इसको लिखोगे, तो जो रेन की वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी को v वेक्टर आपने लिखा है, वेलोसिटी को v से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, v वेक्टर है, क्वांटिटी है, इसको क्या लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड माइनस के कैप। क्या आपको समझ में आया एवरीवन प्लीज, क्या आपको समझ में आया? एरो नहीं है नीचे वाला, एरो नहीं है नीचे वाला। तो एक सेकंड क्या बोला तुम, 5 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। ये देखो क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? क्या वेक्टोरियली तुमने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर दिया? बोलो, जो भी आपने स्टेटमेंट के तौर पे दिया था, क्या वेक्टोरियल हम इसे ऐसा लिखेंगे? एवरीवन प्लीज, हाँ या ना? अभी देखो इस राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझो। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, ये हम लोग लेते हैं। अब ध्यान सुनो, ये जो वाई एक्सिस हम लेते हैं, सुनो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ऊपर वाला जेड एक्सिस ऐसे लेते हैं। तो बनाते वक्त इसको ऐसे बनाया जाता है, बट समझें आप चीजों को, आपको क्लैरिटी आएगी कि जनरली आप जब ग्राउंड फ्रेम में बात करते हो, देखो ध्यान से इस चीज को समझो। ये आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस फ्लैट सरफेस है, समझे इस चीज को। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या है? ये हम लोग ईस्ट वाला, ये वेस्ट से ईस्ट वाला लाइन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं। ये साउथ से नॉर्थ वाला लाइन जो जा रहा है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस मानते हैं। और एक्स क्रॉस वाई राइट हैंड, तो ये वाला हम जेड एक्सिस मानते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारा जेड एक्सिस है। आपको क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आ रही है क्या? ये हमारा जेड एक्सिस है। एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, अब मुझे बताओ, जब रेन गिरता है तो रेन कैसे गिरता है? कैसे गिरता है मतलब डायरेक्शन क्या होती है रेन की? अगर रेन वर्टिकली गिर रहा है टुवर्ड्स ग्राउंड, तो रेन तो ऊपर से नीचे आता है ना। क्या तुमने कभी रेन गिरते हुए देखा? रेन इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, ऐसा कभी रेन देखा है क्या? देखा है बोल रहे हैं कुछ लोग, हाँ सर बोल रहे हैं। अरे रेन तुमने नॉर्थ से साउथ की तरफ देखा है क्या भाई? ऐसा कौन सा रेन देख लिया तुमने? कौन से गांव में ऐसा रेन होता है? रेन की डायरेक्शन क्या होगी भाई? रेन की डायरेक्शन होगी वर्टिकली नीचे गिरता है रेन ड्रॉप्स, हाँ या ना? समझ में आई बात? तो रेन जो गिरा, क्या रेन ड्रॉप्स हम बोल सकते हैं कि इट इज फॉलिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन? फील करें, ऐसे गिर रहे हैं रेन ड्रॉप्स। तो ऐसे गिर रहे हैं, तो क्या ये माइनस जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हैं? इसीलिए तो माइनस के कैप लिखा है। यस, यस और नो बोलिए। हाँ, क्लैरिटी है ये? अच्छा एक और एग्जांपल बोल रहा हूँ, बोलो। अच्छा विंड कैसे बहती है? विंड विंड विंड, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ मैं, ये तो काम आता है। बोलो विंड कैसे बहती है? विंड 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 विंड, विंड कैसे बहता है? कैसे बहता है? मैं तो उसके अंदर फिजिक्स नहीं चाहिए, लो प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहता है, वो सब नहीं चाहिए मुझे। व्हाट आई मीन और व्हाट आई वांट इज दैट विंड की डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे होती है? हायर टू लोअर नहीं भाई, वो नहीं चाहिए मुझे। विंड की डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसी होती है? क्या विंड हमेशा सरफेस पे बहता है? मतलब अगर हमारे पास नॉर्थ साउथ है, तो विंड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा, विंड साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, विंड साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा। यही डायरेक्शन होंगी विंड्स की। यस और नो? आप सब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपने साउथ वेस्टर्लीज विंड पढ़ा हुआ है, विच इज द रीजन फॉर मॉनसून, विच इज द रीजन फॉर मॉनसून, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो तुम लोग। तो रेन जो विंड की जो नामकरण होती है, वो जहां से स्टार्ट होती है उसी के ऊपर वो नामकरण होती है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, साउथ वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, पढ़े हो ना? नॉर्दर्लीज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम?
तो विंड कैसे बहती है? विंड सरफेस के अलॉन्ग बहती है, बट रेन ड्रॉप सरफेस के परपेंडिकुलर गिरता है या कुछ एंगल पे गिरता है। ठीक, हम लोग वो सब देखेंगे, सब समझेंगे, ठीक है। हाँ, समझ में आई। प्रैक्टिकल बातें करूंगा, कुछ थियोरी पॉइंट कुछ नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। तो अगर मैं बोलूं विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट 80 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं बाय द वे, 80 किलोमीटर पर आवर कोई साधारण बात नहीं है। इसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंट करो तो क्या ये आएगा? वेरी गुड, क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्या ये आएगा एवरीवन? हाँ, तो हम किसी भी, सुने ध्यान से, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर वो वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन नंबर और एक यूनिट, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप जे कैप, या इनका कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। जस्ट एक एग्जांपल लो। सपोज मैंने ये विंड लिया, फील करना, सपोज मैंने विंड लिया जो साउथ वेस्ट से फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन है, ये ना ही आई कैप की तरफ है ना ही जे कैप की तरफ है, इनके बीच में कहीं पे है, कुछ सटन एंगल पे हो सकता है। तो अब इसका कैसे हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए, वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। क्या लॉजिक समझ में आया? अभी नहीं आया? अगर विंड बह रहा है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये नाइदर आई कैप में है नाइदर जे कैप में है, यस और नो? हाँ, ये नाइदर आई कैप में है, टोटली नाइदर जे कैप में है ना? तो इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका डायरेक्शन, वो हम सीखेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, वो हम सीखेंगे, चिंता मत करो। पर अभी आपके दिमाग में ये बात सेट करना जरूरी है कि हमेशा हमारा डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, along y एक्सिस, along माइनस x एक्सिस, along माइनस y एक्सिस, along z एक्सिस, along माइनस z एक्सिस हो, इसकी गारंटी नहीं है। ये इस रिल्म में कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में। हमें उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए, वो हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। क्या आपको लेकिन इस बात की फील आ गई कि हमेशा हमें इस साधारण तरीके से आई कैप जे कैप लिखना हो, ये जरूरी नहीं है। हमें कहीं बीच में इंटरमीडिएट में भी एंगल निकालने की जरूरत पड़ सकती है, उस डायरेक्शन को निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे, बट ये मेंशन करना इस पॉइंट पे जरूरी था। क्या आपको समझ में आई बात? यार यार रेस्पॉन्स कम आ रहा है यार। क्या क्लैरिटी है? क्या मैं टफ पढ़ा रहा हूँ? क्या समझ आ रही है? टफ तो नहीं है ना? बिल्कुल जो रोजमर्रा की लाइफ में उसी के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ताकि आपको फील आ जाए कि हमें इस सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। बोलो हाँ कि ना? क्या क्लैरिटी है? गुड। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। तो हमें समझ में आया कि इन चीजों का एक मोटा रफ कट आइडिया अभी बेसिक लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने समझा। ठीक है, गुड। अब समझे, अब समझे। तो आइए नेक्स्ट पेज। तो अब हम लिखेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू कि नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, नोटेशन ऑफ वेक्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक प्लेन नंबर और एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में लिखाई हुई है। और इसी के कॉम्बिनेशन के साथ हमें वेक्टर मिलता है। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लीकेशन साइन है। प्लस साइन, माइनस साइन, डिवीजन साइन मत डाल दियो। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लीकेशन साइन, पहली बात। ठीक है, अब सुनो, जैसे कि इसको सपोज मैंने लेटर फॉर्म में एफ वेक्टर लिखा, फील करें, एफ वेक्टर, ये लेटर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ एफ वेक्टर, तो ये वेक्टर है। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? इन फॉर्म ऑफ लेटर। इसकी मैग्नीट्यूड को लिखते हैं दो तरीकों से। इधर हम लिखेंगे एफ वेक्टर को दो डंडों के बीच में डालेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मॉड्यूलस ये एक वेक्टर का एक टर्म है, घबराइएगा नहीं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर मतलब इस मॉड्यूलस को और क्या बोल सकते हैं? दिस इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दिस इज सेम एज
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एक तरीका यह है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का, दूसरा तरीका है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एफ लिखो, ऊपर से ये वेक्टर का साइन हटा दो। ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने एफ वेक्टर बोला है और ऊपर से फिर वेक्टर हटा दिया, तो मैं बात कर रहा हूं उस फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। देखो सुनो 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 ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं। सपोज मैंने आपको बोला आपके ऊपर एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो सिर्फ मैंने इतना बोला 20 न्यूटन का फोर्स लगा। इस इंफॉर्मेशन से आप क्या प्रोसेस कर पाओगे अपने दिमाग में कि मेरे के ऊपर एक फोर्स लगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, क्योंकि मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया। नहीं आया। सपोज मैंने बोला मेरे ऊपर एक फोर्स लगा 20 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन का फोर्स किधर लगा? ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, पीछे से लगा, आगे से लगा, किधर लगा? अगर मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब वो 20 न्यूटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? वो 20 न्यूटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का अगर मैं लेटर वाइज या नोटेशन वाइज देखूं, तो नोटेशन वाइज एक तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नोटेशन वाइज इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। एफ वेक्टर को दो डंडों के बीच में डालेंगे, वर्टिकल डंडे, जिसे हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, which also means magnitude of vector, या फिर हम ऊपर का एरो हटा देंगे एफ वेक्टर से, तो एफ सिर्फ होगा, तो दिस विल आल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बात समझ में आई है? अब आती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सुने ध्यान से। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एफ लिखते हैं और एफ के ऊपर जो एरो है, ये एरो को हटा के ऐसा एक बना देते हैं। इसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं कैप। तो एफ कैप ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। तो इसको, ये एफ कैप, इसको रीड कैसे करते हैं समझे। ये कुछ नई नई चीज है जो आपको थोड़ा 2-3 बार बोलना पड़ेगा, इसके साथ थोड़ा बोलचाल में लाना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज़ इट इज अ कंप्लीटली टेक्निकल टर्म और फिजिक्स ने इसको मैथ से वैसे ही उठा लिया है। तो एफ कैप बोलने से अगर आपने कभी नहीं सुना है तो आपको अजीब लगेगा, एफ कैप क्या है ये? तो एफ कैप मतलब आपको समझना है कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर। क्या बात समझ में आई है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर। तो रीड इट एज क्या? एफ कैप, एंड इट रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या हमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सहारा चाहिए? किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या हमें उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सहारा चाहिए? हाँ। तो अगर मैं एफ वेक्टर को, सुने ध्यान से, इस अबव इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अगर मैं एफ वेक्टर को लिखूं एफ इंटू एफ कैप, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं एफ वेक्टर को लिखूं एफ वेक्टर दो वर्टिकल डंडों के बीच में एंड देन एफ कैप, मतलब इन दोनों के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लीकेशन। ऐसा भी अगर मैं लिखूं एफ वेक्टर को, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। है क्या? है क्या? बोलो, क्लैरिटी है? अभी तक जो बात की क्लैरिटी है क्या? अरे टेक बेबी स्टेप्स बट टेक कंक्रीट स्टेप्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, क्लैरिटी है ये? बात समझ में आई है? अच्छा, सपोज मैं आपको देता हूं एग्जांपल, सपोज मैं आपको देता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखें? क्या इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दो डंडों के बीच में रखेंगे, फिर एस कैप। समझ में आया? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? सपोज आई गिव यू अनदर एग्जांपल, वेलोसिटी वेक्टर। फील करें, इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको लिखेंगे वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी कैप, और वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू वेलोसिटी कैप। क्या यही तरीका होगा? बोले 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 बोले। क्लैरिटी है ये? क्लैरिटी है ये? अब देखो, देखो तुम्हें समझ में आएगी। सपोज इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। आइए एक सेकंड, समझ में आया क्या? क्लैरिटी नहीं आई? समझ में आया क्या एवरीवन? एवरीवन क्लैरिटी है? आई थिंक आज का टाइम हो गया। एक काम करते हैं, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो ऑन दिस, ठीक है ना? कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।
वेक्टर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो चिंता मत करो, आप सब कुछ एब्जॉर्ब करते चलोगे। और मैं कोई फालतू थियरी चीज नहीं बताऊंगा, मैं वही चीज बताऊंगा जो कि आपको प्रैक्टिकली काम में आए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि ऐसे वेक्टर बहुत इमेंस है, तो हम उतना मैथ्स नहीं करेंगे, हमें सिर्फ फिजिक्स में कैसे काम आएगा यही हमें करना है, ठीक है। एंड वी विल डू इट। चलो आगे बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।